हाय, आई एम रुपेश कुमार मिश्र और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन स्टॉर्म ईटी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग यहां पर जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज जो एलएनएमयू में पार्ट 3 का एग्जामिनेशन होने वाला है उसका वीबीआई का जो सीरीज़ देख रहे हैं उसमें हमारा ये थर्ड या फोर्थ वीडियो है। ये आपका फोर्थ वीडियो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मैं बताऊँगा। यहाँ से जो मैं डिस्कस करूँगा आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैं बताऊँगा ना वहीं से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व ये मिल जाएगा आपको रेखा पब्लिकेशन के गेस्ट पेपर में। जैसे मान लो इतिहास का क्वेश्चन इतिहास से आता है, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन से। यहाँ मैं हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ता है इंग्लिश मीडियम में बता देता हूँ, दोनों मीडियम का यूज़ कर रहा हूँ मैं। भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, धर्म, भाषा, संस्कृति, विज्ञान एवं तकनीक, सामाजिक समस्या, भारत एवं विश्व, महत्वपूर्ण दिवस, इन सब से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। महत्वपूर्ण दिवस से लगभग 5 क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, खेल जगत से आपका हो गया, शब्द संक्षेप, राष्ट्रीय प्रतीक जिसको आप नेशनल सिंबल बोलते हो, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक। इन सब टॉपिक को मैं देखो बारी बारी से सभी को डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन को इसमें हम लोग देखेंगे, और जो मैं यहाँ से बताऊँगा आप लोग उम्मीद करो कि 100 जो आपका MCQ होगा ना एग्ज़ाम में, उसमें से इस वीडियो में और 1-2 वीडियो आकर के आपका 80 क्वेश्चन कम से कम आ जाएगा। अब 100% MCQ तो नहीं मैच करेगा, लेकिन 80 क्वेश्चंस मिनिमम है संभावना यहाँ से आने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर रेखा प्रकाशन के द्वारा ये गेस्ट पेपर सेट किया गया है ना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ तक मैंने अनुभव किया है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम से आए तो इसमें आपको 1953 ईस्वी इसको टिक करना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? देखो इसका उत्तर गौ होगा 1956। अगर पूछे कि किस वर्ष किया गया था गठन तो 1953, लेकिन इसको पारित कब किया गया तो 1956 में। भारत में इस समय शामिल है तो देखो 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये उस टाइम का है। अभी ये अगर आपको पूछे तो ये मत टिक करना, ये गलत उत्तर हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में भारत में कितने हैं? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, जिसको आप लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो। 28 राज्य और 8, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, आर्टिकल 370 जब हटाया गया। और साथ में अंडमान निकोबार दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को एक कर दिया गया, जबकि पहले वो दोनों अलग था। तो 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स राइट नाउ इन आवर कंट्री। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? घ, दैट इज नागालैंड। कहने का मतलब है नागालैंड एक स्टेट है, बाकी ये जो दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी आपको दिख रहा है ये यूनियन टेरिटरी है। तो ये पूछ रहा है कि राज्य क्षेत्र नहीं है तो इन्हें नागालैंड होगा। नेक्स्ट इज योर, निम्नलिखित में किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिक्किम के बारे में पूछा है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे आपको पूछ दे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को कब दर्जा मिला था। आपको पूछ दे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो हाल फिलहाल में 2014 में हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको। उत्तर गौ होगा सिक्किम 1975 में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? इसका उत्तर होगा इंडिया, दैट इज भारत, राज्यों का यूनियन। इसका हो जाएगा इंडिया दैट इज भारत, इसी में है आपका आर्टिकल 1 में, प्रथम अनुच्छेद में। उसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो उत्तर इसका गौ होगा 1 नवंबर 1956 को। हरियाणा कब राज्य बना? देखो यहाँ पे राज्य आपको मध्य प्रदेश में बारे में पूछा गया है, हरियाणा के बारे में पूछा गया है, सिक्किम के बारे में पूछा गया है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 नवंबर 1966 को। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? यह है राज्य की सदस्यता। ये आपका ऑप्शन ए। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब कि राइट टू फ्रीडम के बारे में पूछ रहा है, तो ये होगा आपका, मैं पहले भी वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। इसमें है राइट टू फ्रीडम, 20 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आपका, 22 में आपका अरेस्ट एंड डिटेंशन है, 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज है आर्टिकल 20 में। अगर 14 से 18 में आपको पूछे एग्जाम में तो ये है राइट टू इक्वालिटी, जिसको आप समानता का अधिकार बोलते हो। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार पूछे तो ये आपको बी टिक करना है 19 से 22। 23 और 24 पूछे तो इसको बोलते हैं हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट करता है उसके अगेंस्ट जो राइट हमें मिला है। और अनुच्छेद 25 से 30 पूछे, ध्यान रखना बात को, तो इसमें आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो सेक्युलर वाला कॉन्सेप्ट है ना, हमारा इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो सेक्युलरिज्म जो है ये आर्टिकल 25 से लेके 30 के बीच में दिया हुआ है।
वहीं 32 में चले जाओगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ जाता है। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये है आर्टिकल 19, क्योंकि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसमें 6 राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, ठीक है। असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस, ये सब इसी के अंदर आता है। 6 राइट्स अंडर आर्टिकल 19, क्लॉज 1, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, ऐसे करके 6 हैं। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? दैट इज संपत्ति का अधिकार, जिसको आप लोग राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हो। ये मूल अधिकार नहीं है, ये पूछा भी गया था इससे पहले। बाकी ये सब जो है समानता का अधिकार, ये सब मूल राइट है, इसलिए ऑप्शन इसका गो होगा। संपत्ति का अधिकार क्या है? ये एक कानूनी अधिकार है, दिस इज ए लीगल राइट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दैट इज शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। बाकी सब, सॉरी, संपत्ति का अधिकार, ये शांतिपूर्वक आप एकत्र हो सकते हो, ये फंडामेंटल राइट है। मिस्टेक से मैंने आपको ये गौ बोल दिया। संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट नहीं है। कब इसको हटा दिया गया था संविधान से? तो 44वें संशोधन से 1978 में इसको हटा दिया गया और रख दिया गया अंडर आर्टिकल 300A में और पार्ट 12 में। संविधान किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर ये हुआ था आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के थ्रू 1988 में इसको हटा दिया गया। भारत के संविधान में किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 74। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? ये है आपका पंचायती राज से, और ये कब आया था? 1992 के आसपास में पंचायती राज से संबंधित है 73वां संशोधन। 73वां संशोधन, संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यह है पंचायती राज प्रणाली से। राष्ट्रपति का महाभियोग कितने नंबर आर्टिकल में होता है? तो 61st आर्टिकल में। आप याद रखोगे, अगर पूछे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कितने आर्टिकल से होता है? तो 61 आर्टिकल से। भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यह है उत्तर गौ नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको आप लोग बोलते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। नाउ द नेक्स्ट इज, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? उत्तर क पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन क होगा। 73वें संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? तो इसका होगा 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट इज, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? इसका उत्तर घ होगा। 1959 से पंचायती राज जो है सो आपका स्टार्ट किया गया था। नौ, भारत में सबसे बड़े ताजे जल की झील है? अब देखो यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है, सब मिक्स है आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब मिक्स आएगा इसमें। भारत में सबसे बड़े ताजे की झील क्या है? तो ये वुलर झील जो है बहुत ही फ्रेश है। चंदन के वृक्ष बहुतायत में कहाँ पर है? ये देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना है, कर्नाटक में है। ये आता है क्वेश्चन, 2020 में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से, तो कर्नाटक आपको टिक करना है। कर्नाटक में चंदन के पेड़ बहुतायत में है। कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ये है लकड़ी। CNG से अभिप्राय मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी। भारत में वर्तमान समय बायोडीजल का कहाँ से होता है? इसका होता है जटोरफा। देखो ये क्वेश्चन भी आपका आएगा, अगर आया तो, कहाँ से उत्पन्न होता है? जटोरफा से। पवनीय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे आगे कौन है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका पवनीय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे आगे है। उसके बाद है घ, रेतीली मिट्टी जो है कृषि के लिए सबसे ज़्यादा अनुपयोगी होता है, तो घ ऑप्शन इसका सही। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? पता रहना चाहिए, बिहार में वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। जगह पूछे तो वेस्ट चंपारण बता देना। विश्व पर्यावरण दिवस, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? दैट इज 5 जून, तो इसको ध्यान रखना है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये होता है 1 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होता है वन महोत्सव। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 21%। वहीं नाइट्रोजन का पूछे तो कितना है? 78%। 78 और 21 हो गया 99, और बाकी आर्गन, हीलियम, ये सब गैस है। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? दैट इज 21%। कहीं कहीं आपको 33% दिखेगा, लेकिन दिस इज रॉन्ग, आपका 21% जो है कुल वन क्षेत्र है भारत में। थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है मरुस्थलीय एरिया कहाँ पे है? राजस्थान में। और ऐसा क्यों है? वेस्टर्न साइड पे है ये, और वेस्टर्न साइड पे क्या चलता है? हमारा कोल्ड करंट चलता है, इस कारण से वहाँ पे वर्षा हो नहीं पाता है ना। कहने का मतलब मॉइस्चर लेके जाता नहीं है, विंड जो चलता है वहाँ पे इवापोरेशन होता नहीं, इवापोरेशन नहीं होगा तो फिर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट्स वाई मरुस्थल कहाँ पे होता है? हमेशा वेस्टर्न साइड पे। कभी भी आपको पूछे मरुस्थलीय एरिया किधर होगा, तो वो वेस्टर्न साइड पे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? दैट इज MS स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के फादर माने जाते हैं।
एक इसमें से पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, तो ये जो O2 है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CFC ग्रीन हाउस गैस है, NO2 CO2 और CH4 जो मीथेन है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन O2 इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो पूछ रहा है नहीं है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज ओलियम क्या है, ओलियम इज ए सल्फ्यूरिक अम्ल, दैट इज सल्फ्यूरिक अम्ल का आप लोग फार्मूला बताओ क्या होता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज निकोटीन। पृथ्वी के कितने भाग में जल है, तो ऑप्शन नंबर 71% में आपका जल है सिर्फ। ऑप्शन नंबर 100 का जो होगा ये होगा ख, दैट इज वायरस से एड्स होता है, किससे, HIV वगैरह सुना होगा आपने, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, अब ये देखो यहाँ पर फिर से आपका पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट हो गया। अभी पॉलिटी है चलेगा, अभी हमने ज्योग्राफी देखा, कहीं पे आपका स्पोर्ट्स से भी आएगा, सारा मिक्स किया हुआ है, ध्यान रखना है आपको। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। और अभी अगर पूछे करंट में हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो रिमेंबर इट, दैट इज तुषार मेहता। तुषार मेहता अभी करेंटली सॉलिसिटर जनरल हैं। और कैग कौन है, अभी कैग के बारे में पूछे तो वो है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में आ रहा है 171 की कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, एडवाइस देता है, ये होता है एडवोकेट जनरल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये सब एडवाइस नहीं देते, महान्यायवादी ये सब नहीं देते। अभी महान्यायवादी कौन है, R वेंकटरमणी। अगर आपको क्वेश्चन पूछे अभी कौन है महान्यायवादी, तो आपको पता है R वेंकटरमणी। किसी राज्य पर उच्चतम विधि अधिकारी होता है, ऑप्शन ख एडवोकेट जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल नहीं। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, दैट इज ऑप्शन क राष्ट्रपति। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, दैट इज भारत के मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट इज भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई, ध्यान रखना ये सब डेट स्पेसिफिक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो ऑप्शन ग 1991 में। संसद की कितने प्रकार की समितियाँ होती है, ऑप्शन ग स्थायी समिति एंड तदर्थ समिति, दैट इज उपयुक्त दोनों। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है, दैट इज सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको आप बोलते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, D वाई चंद्रचूड़। और कितने नंबर के बने हैं, याद रखना है आपको, 50वें नंबर के, पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, 50th नंबर, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस। निम्नलिखित में किसने सत्याग्रह शब्द को कहा, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, आपको पता होगा। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, 1947 ईस्वी को, ये थे JB कृपलानी साहब, ऑप्शन नंबर ग। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विनोबा भावे। राम मनोहर लोहिया सब नहीं होगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और ये कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, ये आया था 1946 ईस्वी में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, दैट इज ऑप्शन घ जेम्स अगस्ट हिकी ने, लगभग 1786 ईस्वी के आसपास पहला समाचार पत्र। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन घ अली बंधुओं ने, अली ब्रदर्स के द्वारा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था शिशिर कुमार घोष ने। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे तो आराम से टिक करना है, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट इज किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1936 में। 3 बार बिहार से पृथक हुआ, एक बार उड़ीसा, एक बार आपका बंगाल और एक बार झारखंड। मतलब बंगाल से बिहार हुआ अलग, उसके बाद जो है उड़ीसा हुआ था और फिर हुआ था झारखंड 2000 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन ग दैट इज मदन मोहन मालवीय। कौन राज्य में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, सिंपल क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मत लगा देना, राष्ट्रपति जो है सिर्फ घोषणा कर सकता है इमरजेंसी का, जिसको आप लोग स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हो। राज्यपाल नहीं करेगा, मुख्यमंत्री भी नहीं करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है स्थायी, यहाँ पे गलत दिया गया है, 6 वर्ष नहीं होता है, 6 वर्ष होता है उसके मेंबर का, राज्यसभा के सदस्य का, और हर 1/3 मेंबर 2 साल पर रिटायर कर जाता है। यहाँ पे पूछा है राज्यसभा का क्या कार्यकाल है, ये सब सिली मिस्टेक, इसको ध्यान रखना है, स्थायी होता है, परमानेंट। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए कितने दिनों में, ये 14 दिनों के अंदर इसको पारित किया जाना चाहिए, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर ख, 2 वर्ष के अंतराल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवा मुक्त कर दिए जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। अभी मैंने बोला भारत के उपराष्ट्रपति किसकी अध्यक्षता करते हैं, तो वो करते हैं राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इसको बोला जाता है उपराष्ट्रपति को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। नाउ राज्यसभा के लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कहाँ पे है, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द उत्तर प्रदेश,
80 सीट आपका उत्तर प्रदेश से आता है। कोई पूछे बिहार में लोकसभा में कितना सीट है तो 40, महाराष्ट्र में कितना सीट है तो 48, बंगाल में पूछे कितना है तो 42, बिहार में पूछे तो 40। ये आपको याद रखना है, कहीं से पूछेगा। और तमिलनाडु में कितना है तो 39। ये लोकसभा का सीट है। राज्यसभा का आपका 6 राज्य में जो है 6 स्टेट्स में आपको याद रखना चाहिए कि विधान परिषद भी है। ये 6 राज्य कौन कौन से जहाँ पे हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप लोगों से मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आप जवाब दो कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है। आप लोग बताते नहीं हो। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है तो ये होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ध्यान रखना, यहाँ पे राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन मतलब ज्वाइंट सिटिंग जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है। यहाँ पे राष्ट्रपति गलत है, ध्यान रखना है आपको, लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बिल या जो मान लो एक्ट पास करवाना है वो लैप्स हो जाएगा आपका। हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं? दैट इज़ 6। और ये कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक बार, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में आके बताना है ताकि वो आपको प्रैक्टिस होता रहे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद रहेगा। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? फिर वही बात है, दैट इज अ संवैधानिक अधिकार। अगर आपको संवैधानिक अधिकार याद रखो, इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है। आप लोग फिर आके आपस में डेलिब्रेट करते हो तो कोई बोलेगा कि कानूनी अधिकार है। अभी मैंने बताया कानूनी अधिकार भी है, लेकिन देखो जहाँ पे संवैधानिक अधिकार मिले तो पहले संवैधानिक पे टिक करो। अगर संवैधानिक नहीं है, सिर्फ कानूनी है, तब कानूनी अधिकार होगा, क्योंकि संवैधानिक पहले होगा ना, क्योंकि संविधान में रखा हुआ है, तब तो आपका लीगल होगा। अगर कोई राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो लीगल राइट वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो पहले संवैधानिक अधिकार को टिक करना है। मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? ये होता है आपका नेशनल इमरजेंसी जब लग जाएगा तब। राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकार नहीं होता, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान भी नहीं। जबकि नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा तब आपके मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। फ्रांस की क्रांति कब शुरुआत हुआ था? ये हुआ था 1789 में, 1789 में। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये हुआ था 1969 ईस्वी में। अगर रूसी क्रांति की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो वो हुआ था 1917 में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ही है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। इस तरह से आपको याद रखना है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है और विटामिन डी की कमी से क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है माल ढुलाई से। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? ये है गोरखपुर में, ठीक है। ये कहाँ है? गोरखपुर, यूपी में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन रेल सेवा से वंचित है? ये है सिक्किम राज्य जो है वो रेल सेवा से अभी तक क्या है? अंडर प्रिविलेज है। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? ये है चाइना को। बहुत आगे निकल रहा है चाइना अभी। भारत के रेल मंत्रालय के बुलेट ट्रेन चलाने की योजना क्या है? यह है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? ये था 16 अगस्त 1854 को। और सबसे पहले इंडिया में रेलवे कब चला था? 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में। देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो ये है 13। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई, आपको पता रहना चाहिए। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ पे है? ये है विशाखापत्तनम में। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ये थे गौड़ीय संप्रदाय। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? दैट इज जयदेव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? ये हुआ था कलाडी में। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया अलवार नायनार संतों द्वारा। नेक्स्ट इज रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वैष्णव। नेक्स्ट इज शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जिसको आप लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल गुरु, दैट इज रामदास। नेक्स्ट इज गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ये हुआ था तलवंडी में, ननकाना। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ पे है? ये है नदिया नवद्वीप। नेक्स्ट इज नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? ये था बौद्ध धर्म दर्शन। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ये था गेहूं व जौ। निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ये है ख ऑप्शन, दैट इज क्रो मैग्नन मानव। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित से किससे संबंधित है? ये है हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर क। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? ये है तांबा, ऑप्शन को। इसीलिए बोला जाता है कि तांबा के बॉटल में पानी पीना चाहिए, तांबा के मग में पानी पीना चाहिए, बहुत ही स्वच्छ पानी होता है इसका।
फायदेमंद होता है। निम्नलिखित में भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ये था अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा है? तो ये लिखा है, इसको आपको चेक कर लेना, चंद्र बदाई है या फिर ये पृथ्वीराज रासो जयदेव ने लिखा है, देख लेना। दिलवारो मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है ऑप्शन घ, दैट इज आबू पर्वत। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? ये है चाइना में सबसे ज़्यादा, इसका आबादी भी सबसे ज़्यादा है चाइना का। नेक्स्ट इज कि विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये है चाइना। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सेंटर कौन सा है? ये है बेंगलुरु। उसके बाद इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है, ये है भारतीय रेलवे। भारत का वित्तीय वर्ष कब आरंभ होता है? ये होता है 1 अप्रैल से। फाइनेंशियल ईयर जिसको हम बोलते हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। लेकिन बजट कब आता है? बजट आता है फरवरी में, और ये चलता कब है? 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च तक, फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? दैट इज मौर्य राजवंश। कौन थे सबसे पहले इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? दैट इज ख, बौद्ध धर्म को। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? यह था पर्ण, याद रखना है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, दैट इज चंद्रगुप्त। मेगस्थनीज पुस्तिका का नाम क्या है? दैट इज इंडिका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यह है ख, राजनीतिक नीतियाँ। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, वीडियो और लेंदी नहीं करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में सेट 4 सेट 5 लाऊंगा, उसको आपको देख लेना है। और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अभी मैंने बताया कि सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। चैनल पे जो लोग आ रहे हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखेंगे ताकि मेरा भी थोड़ा भला हो जाए। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स, मटेरियल, PDF सब कुछ मिल जाएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईटी। मैं हूँ रुपेश कुमार मिश्र और एक नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर LNMU पार्ट 3 एग्जामिनेशन के लिए जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हमारा ये 5th वीडियो है। काफ़ी सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे, नया क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने 3-4 सीरीज लाया है, इस बार मैं थोड़ा बढ़ाया है मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोग यहाँ से देखो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको। जिनको पता नहीं रहता है कि मान लो गेस्ट पेपर में दिया हुआ है सारा वो सही ही होता है, कुछ मिस्टेक रहता है, उसको हमें ध्यान देना है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो नया क्वेश्चन क्या निकल के आ सकता है इसमें से, ये मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में चेंज करके भी दे तो आप उसको ईजिली टैकल कर लो। नहीं तो अगर आप मान लो गेस्ट पेपर पढ़ के जाओगे और सेम टू सेम क्वेश्चन ना आए तो फिर आपका कहना होगा किसी भी गेस्ट पेपर से क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है। लेकिन मिस्टेक तो आप करते हो ना। सबसे पहले सोचो, उसको अच्छे तरीके से तैयार करो कि नया क्वेश्चन अगर चेंज भी करे तो क्या पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। हमेशा आपके अकॉर्डिंग तो एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं सेट करेगा, इसलिए आपको पहले से तैयार होकर जाना है। मैं यहाँ से जनरल एनवायरमेंट स्टडीज़ का यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो देखो, पहला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर यह रहूँगा, यह नारा किसने दिया? इस तरह का क्वेश्चन आए तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? ये हुआ था 1909 में। मुस्लिम्स को इलेक्टरल रिफॉर्म्स मिला था, इलेक्टरल रिफॉर्म्स 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के सर्वग्राह्य नाम है, दैट इज गो, मॉडले मिंटो सुधार। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? ये थे आपकी एनी बेसेंट। ये कहाँ से आई थी? लगभग आयरलैंड से। कितने ईस्वी में आई थी इंडिया? 1893 में, 1893 में, याद रखना है आपको डेट। और ये पहली महिला प्रेसिडेंट भी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगर आपको पूछे इसी में क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी भारत की, तो उसमें होगा सरोजनी नायडू। लेकिन आपको पूछे कि सीधे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट वुड बी द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ये थी केसरी, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी केसरी। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? ये है लाला लाजपत राय का। आपको पता है इन पर लाठीचार्ज हुआ था 1928 में, जब साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए गए थे। वहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, उनके बाद इनका देहांत हो गया था। सॉन्डर्स वाला केस आपने सुना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन गो 1907 में।
मतलब टूट गया था। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, जिसको आप लोग नरम दल और गरम दल बोलते हो, एक्सट्रीमिस्ट प्लस मॉडरेट, 1907 में आके टूट गया और फिर वापस रीयूनाइट हुआ था 1916 में लखनऊ सेशन में, और इसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। नया नया क्वेश्चन यहाँ से जुड़ रहा है। नेक्स्ट इज मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी सलीमुल्लाह ने। मोहम्मद अली जिन्ना मत सोच लेना, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ठीक है पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं, पाकिस्तान का डिमांड उन्होंने किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो अलग है, लेकिन मुस्लिम लीग का स्थापना सलीमुल्लाह ने किया था। ठीक है। नाउ महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जिया ने। और बंगाल विभाजन लगभग आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। और पूछे किसने किया था, तो आपको देना है उसमें आंसर लॉर्ड कर्जन, याद करना है। उस टाइम में वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ? ये हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को, डेट याद रखना है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? ये हुआ था 1912 में, 1912 ईस्वी में। और उड़ीसा कब हुआ था? 1936 में। और झारखंड कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। ठीक, 3 बार विभाजन हुआ है अभी तक। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 1913 में। और ये किसने किया था? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट इज कि राष्ट्रपति ने, अब यहाँ पे फिर से आपका पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको मिक्स मिलेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ मिक्स करके मैंने यहाँ पे पीडीएफ को एक्सपोर्ट किया है। नेक्स्ट इज भारत राष्ट्र में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? ये किया गया था 26 जून 1975 को। और इसमें आपका प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? ये होता है राज्य के राज्यपाल के। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषणा कर चुके हैं? ये कभी नहीं हुआ। वित्तीय मतलब होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा, याद रखना है। वहीं आपको पूछे राष्ट्रीय आपात स्थिति, तो वो लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपात स्थिति अभी तक घोषणा नहीं हुआ। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उपराज्यपाल। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको आप लोग बोलते हैं। और अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के बारे में पूछ रहा है, दिल्ली के बारे में पूछे तो विनय सक्सेना। अगर राज्य में पूछे तो वो गवर्नर होता है, राज्यपाल। कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है यूनियन टेरिटरी में, लेकिन यहाँ पे उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? पता रहना चाहिए, जम्मू और कश्मीर के राज्य से। अभी इसको कुछ दिनों पहले, 3 साल पहले एब्रोगेट किया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारत संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? यह है आर्टिकल 370, सुना होगा। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? ये होती है जम्मू एंड कश्मीर पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? और ये था जम्मू एंड कश्मीर। बाकी सब तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, असम, गोवा, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज यहाँ पे आपको किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? ये देता है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ये था तेमुचीन। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये है तुंगभद्र। बहमनी राज्यों की राजधानी कहाँ पे है? ये है गुलबर्ग। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर गो। विजयनगर का स्थापना किसने किया था? शायद हरिहरान बुक्का ने, विजयनगर अंपायर का। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ख, हुमायूं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये है आपका मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 14वीं शताब्दी में, लगभग 1336 से लेके और 1672 शायद इसका टाइम पीरियड था। तो शताब्दी कौन सा होगा? 14वां। जैसे मान लो आपका अभी 2024 चल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 21वीं शताब्दी। तो इसी तरह ये 1336 में था, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 14वीं शताब्दी। कृष्णदेव राय राजा थे, ऑप्शन नंबर गो, दैट इज विजयनगर। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर गो, कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? ये है हैदराबाद में, गोलकुंडा। हम्पी, उसके बाद बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? यह है मोहम्मद आदिल शाह। अब यहाँ पे फिर आपका स्टार्ट हो जाता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ध्यान देना। ओजोन परत में छेद का गठन अधिकतम क्या है? ऑप्शन नंबर गो, अंटार्कटिका के ऊपर। और ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। सबसे पहले क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर,
फिर क्या होता है आपका मीसोस्फीयर, फिर क्या होता है थर्मोस्फीयर, और लास्ट में होता है आपका एक्सोस्फीयर। याद रखना एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, एक्सोस्फीयर। हवाई जहाज कहाँ पे चलता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। निम्नलिखित में कौन भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, इसको हम बोलते हैं परपोषक। वनोन्मूलन कहलाती है ऑप्शन नंबर क, जंगल का काटना। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है नाले की पानी, इस कारण जल का प्रदूषण होता है। कौन सा गैस ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है, यह है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, वाष्पकरण नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर क। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को, याद रखना है। ये सब डेट स्पेसिफिक पूछा जाता है। सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन सा है, ये है अरुणाचल प्रदेश। और इसके अगर मैं CM के बारे में पूछूं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कौन है अरुणाचल प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के कौन है, आपके हैं जगन मोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के हैं श्री पेमा खांडू जी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ग, 5 जून को। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, यह है वनोन्मूलन। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट, अब फिर आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, यह है ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर D। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है BR मेहता को। उसके बाद ग्राम पंचायत के बारे में पूछ रहा है तो 73 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें। अर्थव्यवस्था पर पूछ रहा है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो ये होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यूनिफिकेशन। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, यह है सेवा क्षेत्र, जिसको आप लोग बोलते हो टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर यही ना हुआ जी। नेक्स्ट पॉलिटी का पार्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, वही क्वेश्चन, दिस इज अ विधिक अधिकार। मत देने का अधिकार क्या होता है, ये होता है एक नागरिक अधिकारी। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किया गया है, ये लिया गया था आपका नीति निर्देशक तत्व, ये शायद हुआ आपका पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर ख इसका गलत है, आयरलैंड से नहीं लिया गया था, ये लिया गया था नीति निर्देशक तत्व तो शायद आयरलैंड से ही लिया गया, ऑप्शन नंबर B ही इसका होगा। शायद फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया USSR से, आयरलैंड विल बी द राइट आंसर। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, ऑप्शन नंबर क, राज्य के नीति निर्देश तत्वों से। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है गोवा में लागू हो चुका है। और UCC कितने आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 44 में अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, घ, सूचना का अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल राइट, और कहाँ पे है ये, आर्टिकल 21A में, इसी में राइट टू प्राइवेसी भी है। शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्देशित है, ये है धारा 47। भारतीय संसद में कौन शामिल है, घ, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। याद रखना है, भारतीय संसद मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा मत समझ लेना, इसमें राष्ट्रपति भी आते हैं, क्योंकि अगर लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा से बिल पास हुआ, राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। बिल को एक्ट बनने के लिए लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो संसद में कौन शामिल होगा, ऑप्शन नंबर D। निम्नलिखित में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, ये है उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, दैट इज 3, जिसमें एक हो गया लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है, ये है 2 बार। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, ये होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, और ये है 35 वर्ष। याद रखना है आपको, और 25 वर्ष के बाद आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अच्छा चलो देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, याद रखना है। 21 वर्ष वगैरह मुखिया वगैरह बनने के लिए होता है। अब राष्ट्रपति अभी कौन है, आपको याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू, जो ट्राइबल है। प्राइम मिनिस्टर तो पता ही है। उसके बाद आपका एक हो गया उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, वेंकैया नायडू नहीं है अभी, जगदीप धनखड़, याद रखना है इसको। इतिहास का क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, ये है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर A। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, ये थी कांस्य युग, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यह था व्यापार। यहाँ पे इसको देख लेना, व्यापार था सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, ये थे शहरी, मतलब अर्बन एरिया के थे, अर्बन।
सिंधु घाटी के घर किससे बनाए गए थे? ये थे ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये थे कपास। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा। दयाराम सहनी 1921 में। राखलदास बनर्जी भी आए हुए थे। मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है? ये है सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पे पाया गया? ये है मोहनजोदारो में। और मोहनजोदारो और देखो हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है, किस नदी के किनारे है? ये इंदस मत बोलना, ये रवि नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदारो कहाँ पे है? मोहनजोदारो है इंदस। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? यह है हड़प्पा, जो अभी पाकिस्तान में है। राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? यह था 1773 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया? इस 1858 ईस्वी में, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होने के बाद। मॉडल मिंटो रिफॉर्म वही 1909 में। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ग दैट इज M.N. रॉय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन नंबर घ जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को किसने बनाया है? तो ये बनाया है संविधान सभा ने। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी आया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। और भारतीय संविधान ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? वो किया 26 नवंबर 1949 को। और फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन पूछ रहे पारित कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ग। यही सारा क्वेश्चन आप लोग का था। 23 यहाँ पर स्मॉग कहाँ से उत्पन्न होता है? धुआं से उत्पन्न होता है, ये पता रहना चाहिए आपको। ताजमहल की पीलापन करने के निम्नलिखित कौन से कारण हो सकते हैं? दैट इज़ घ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के कारण, इंडस्ट्रीज वगैरह से जो निकलते हैं। हवा के उच्चतम प्रतिशत होते हैं नाइट्रोजन। वायु प्रदूषण के कारण क्या बनता है? तो श्वास प्रणाली की समस्याएं। प्रदूषण का क्या कारण है? तो मानवीय गतिविधियाँ। दुनिया में जनसंख्या कितना है? यह है 7 बिलियन के लगभग। दुनिया भर में अम्ल वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? यह है सल्फर डाइऑक्साइड। अभी मैंने बोला ना SO2, यही है इसका कारण। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ये था ययाति केशरी ने। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम। रामचरित की रचना किसने की थी? ये थी संध्याकार नंदी। वही सारा क्वेश्चन आपको। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होने की आयु कितनी है? यह है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय का कितना है? यह है आपका 65 वर्ष। शायद उच्चतम न्यायालय का 62 वर्ष है, 65 नहीं। उच्चतम न्यायालय का 62 वर्ष, यहाँ पे गलत दिया गया है। हाई कोर्ट का 62 ईयर्स एंड सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर्स। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अभी 25 है, 25 हाई कोर्ट है अभी इंडिया में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1916 में। ऑप्शन क। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति, लेकिन एडवाइस लेता है किससे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है? यहाँ पे देखो 62 वर्ष दिया गया, ऊपर 65 कर दिया गया था। ऑप्शन ख। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आप। LIC की स्थापना कब हुई? ये हुआ था 1956 में। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। भारत का मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन ग भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? RBI के द्वारा। निम्नलिखित में क्या बैंक का मुख्य कारण नहीं है? ग कार्य नहीं है माल का आयात फैसिलिटेट करना। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। यहाँ आके आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये 5th सीरीज भी खत्म होता है। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें फिर हम लोग 6th सीरीज को डिस्कस करेंगे, उसको भी आपको तैयार कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें और चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए, स्नेह और प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।